हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय सर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द लास्ट ऑप्शन। आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। और वैसे दोस्त जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और वीडियो को पूरा देखने के बाद कैसा लगा वो फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य दें ताकि और बेहतर हम आप लोगों के लिए दे सकें कुछ। चलिए दोस्तों, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, महासागरों में शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? तो महासागर का जो जल है उससे शुद्ध जल जो है किस विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो देखिए, ऑप्शन है निस्यंदन, आसवन, वाष्पीकरण, प्रभाजी आसवन। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा आसवन। आसवन विधि से हम महासागर से शुद्ध जल प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, आसवन क्या है कि जब कोई द्रव में अन्य द्रव मिला हुआ होता है, द्रवित अवस्था में होता है, विलयन होता है, तो उसमें हम जब उसके अलग अलग क्वथनांक के हिसाब से, अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से उसको हम जब अलग करते हैं तो इस विधि को हम आसवन विधि कहते हैं। यानी कि इसको इंग्लिश में बोला जाता है डिस्टिलेशन विधि। निस्यंदन होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन होता है, निस्यंदन होता है जब कोई द्रव में अघुलनशील पदार्थ मिले होते हैं तो उसको फिल्टर पेपर द्वारा उसको छान कर अलग किया जाता है। इस विधि को हम निस्यंदन कहते हैं। नेक्स्ट होता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण होता है जब पानी को, जल को गर्म करते हैं और वो भाप में परिवर्तित हो जाता है, तो इस विधि को हम वाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन होता है आसवन का ही एक बृहत रूप, यानी कि मेजर प्रोसेस। ये खास करके बड़े बड़े फैक्ट्रियों में किया जाता है और इसमें सेम टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर में विभिन्न क्वथनांक, उसका सब जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, सबका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे इसमें तत्वों को, पदार्थों को अलग किया जाता है। यानी कि प्रभाजी आसवन की विधि से हम जो देखते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितना है उसको प्रभाजी आसवन विधि से अलग किया जाता है। जैसे पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, वैक्स हो गया और वगैरह जो है, वो सारा प्रोडक्ट जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को प्रभाजी आसवन द्वारा हम अलग करते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस प्रक्रम से समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है। मतलब वो कौन सी प्रक्रिया है जिससे समुद्र के जल को, जल से सामान्य लवण यानी कि साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन है एक ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलन, निस्यंदन। तो इसका आंसर होगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है कि जब जल को, समुद्र के जल को गर्म करके भाप द्वारा जल वाष्पित हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, तो लवण नीचे बैठा हुआ रह जाता है। तो इस विधि को हम वाष्पीकरण कहते हैं। ऊर्ध्वपातन होता है, ऊर्ध्वपातन जो विधि है उसको कहा जाता है कि जब किसी पदार्थ को द्रव में बदले बिना, कोई ठोस पदार्थ है उसको द्रव में बदले बिना उसको भाप में परिवर्तित कर देते हैं, वाष्प में बदल देते हैं, तो उस विधि को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि कपूर वो बिना पिघले ही भाप में बदल जाता है। नेक्स्ट आता है क्रिस्टलन। क्रिस्टलन होता है क्रिस्टल से जब हम क्रिस्टल, मतलब कोई तत्व है मिला हुआ और उसमें से जब हमें क्रिस्टल प्राप्त होता है तो उसे हम क्रिस्टलन कहते हैं। उस विधि को, क्रिस्टल प्राप्त करने की विधि को क्रिस्टलन कहते हैं। जैसे कि अगर हम नमक, एक प्रकार का नमक का घोल को जब हम गर्म करते हैं या चीनी की घोल को जब हम गर्म करते हैं तो जो जल है वो जल भाप बन के ऊपर उड़ जाता है और छोटे छोटे कण क्रिस्टल के रूप में वो नमक या चीनी का जो
ठोस पदार्थ है वो नीचे जमा हो जाता है, जिसे हम क्रिस्टलन कहते हैं। निस्यंदन हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में देख चुके हैं, जिसको हम लोग फिल्ट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट है किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में ही डिस्कस किए हैं, फिर एक बार देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन है वाष्पीकरण, प्रभाजी आसवन, फिल्टरन, यानी कि इसका आंसर होगा प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अभी हम बताएं कि कच्चे तेल को यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को क्रूड ऑयल से, कच्चे तेल से उसको अलग अलग टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट पे गर्म करके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे गर्म करके उसको अलग अलग प्रोडक्ट में निकाला जाता है। जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, वैक्स हो गया, और जो है वो वाष्पीकरण तो बता ही दिए कि जल को गर्म करके भाप में परिवर्तित करना वाष्पीकरण हो गया। आसवन भी बताएं, फिल्ट्रेशन भी बता दिए। नेक्स्ट है कपड़े धोने वाला सोडा क्या है। तो कपड़ा धोने वाला सोडा जो है वो कार्बोनेट होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, जल योजित, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर होगा सोडियम यानी कि जल योजित सोडियम कार्बोनेट, यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ उसमें जल की मात्रा पाया जाता है, उसे हम कपड़े धोने वाला सोडा कहते हैं। सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग साधारण नमक के रूप में जाना जाता है। इसे साधारण नमक, जिसे हम लोग खाने में उपयोग करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग हम लोग इसे बेकिंग सोडा कहा जाता है। तो इसका उपयोग हम लोग खाना बनाने में इत्यादि में करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये भी एक लवण है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो बेकिंग सोडा ऑप्शन है कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि इसका सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, सोडियम क्लोराइड जिसे हम लोग NaCl के रूप में जानते हैं, साधारण नमक। सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है लॉन्ड्री साबुन क्या है, यानी कि कपड़े साफ करने वाला जो साबुन है वो क्या है। तो ऑप्शन है प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवण का मिश्रण, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, संश्लेषित सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण का मिश्रण। तो इसका आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। प्राकृतिक स्रोत से के उच्चतर वसा अम्लों का सोडियम लवण को हम लॉन्ड्री साबुन कहा जाता है या कहते हैं। नेक्स्ट है चूने के जल में क्या होता है। चूना का जल, इसका ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। तो चूना होता है CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग चूना बोलते हैं। इसको जब जल में मिलाते हैं तो ये बन जाता है, जल इसमें मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया चूने के जल, यानी कि चूना मिला हुआ जल। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया NaOH, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये कैल्शियम क्लोराइड हो गया। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है। अज्ञात, स्थिर, अलग अलग स्थान पर अलग अलग, शहरों के औद्योगिकरण पर निर्भर नहीं है। तो वायु जो है उसमें गैसों का हम लोग जानते हैं, वायु एक गैसों का मिश्रण होता है। उसमें विभिन्न प्रकार के गैस पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, क्रिप्टॉन इत्यादि, हीलियम, बहुत सारे गैस हैं जो उसका मिश्रण है। तो ये अलग अलग, इसका आंसर होगा अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है इसका अनुपात, क्योंकि सब जगह एक जैसा नहीं होता। क्योंकि जैसे हम लोग देखते हैं कि जहाँ जंगल है वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होता है, कहीं
उद्योग वगैरह हैं, फैक्ट्रियां हैं, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह की मात्रा जो है ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की मात्रा कम होता है अनुपात में। तो ये वायु जो है विभिन्न गैसों का अनुपात है, और ये गैसों का अनुपात क्या होता है, अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रकार बदला जाता है। तो इसका ऑप्शन है हाइड्रोजनीकरण, आसवन, ऑक्सीकरण, क्रिस्टलन। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजनीकरण, यानी कि वनस्पति तेल को, खाद्य तेल को वनस्पति घी में बदलने की प्रक्रिया में उसमें हाइड्रोजन से संयोग किया जाता है, हाइड्रोजन के साथ उसका अभिक्रिया कराया जाता है, जिसके साथ वो हाइड्रोजन युक्त उसमें हाइड्रोजन जुड़ जाता है, और हाइड्रोजन जुटने के बाद उसमें जो बॉन्ड जो होता है, उसका जो बंधन होता है वनस्पति तेल और यानी कि उसमें कार्बन होता है, कार्बन वगैरह, कार्बन का जो बॉन्डिंग होता है वो हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके वजह से वो तेल जो है, वनस्पति घी जो है वो बन जाता है। यानी कि तेल जो होता है, खाद्य तेल, वो द्रव अवस्था में होता है, लेकिन सिंगल बॉन्ड जब होता है तो वो इस सिंगल बॉन्ड बनने के कारण वो पिघल कभी कभी जम भी जाता है ठंडों में अक्सर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है लोहे की वस्तुओं में जंग बनने से क्या लग जाती है। ऑप्शन फेरस क्लोराइड, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, फेरिक सल्फेट, फेरिक क्लोराइड। तो दोस्तों लोहे की वस्तु में जंग लगने से क्या बनता है, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण बनता है। फेरस यानी कि लोहा, Fe जल की मात्रा उसमें नमी आ जाता है, क्लोराइड नहीं होगा, सल्फेट नहीं होगा, क्लोराइड नहीं होगा, फेरिक क्लोराइड नहीं होगा। नेक्स्ट है रासायनिक तौर पर हीरा क्या है। रासायनिक तौर पर हीरा क्या है। ऑप्शन ए धातु कार्बोनेट का मिश्रण, शुद्ध कार्बन, रेत का शुद्ध रूप, कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट का मिश्रण। तो इसका आंसर होगा शुद्ध कार्बन। रासायनिक तौर पर हीरा क्या है, एक शुद्ध कार्बन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है, यानी कि जो वायु है जिसे हम लोग श्वास लेते हैं उसमें नाइट्रोजन का क्या महत्व है। तो ऑप्शन ए शरीर के लिए आवश्यक है, ऑप्शन बी ऑक्सीजन को तनु करती है, जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है, ऑक्सीजन को रक्त में घुलनशील बनाती है, वायु के घनत्व को कम करती है। तो नाइट्रोजन का क्या काम है, नाइट्रोजन का क्या महत्व है हवा में, तो ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि ऑक्सीजन को तनु करती है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको पतला करता है, और शुद्ध अवस्था में, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है शुद्ध अवस्था में बहुत ही क्रियाशील होता है, वो क्रिया करके यौगिक बना देगा, इसलिए नाइट्रोजन का उसमें उसका शुद्ध रूप, शुद्ध अवस्था को तनु करने में काम में आता है, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट है दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है। आइसोटोनिक विलयन, विलयन 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 यानी कि दो घोल जो है उसको कब हम आइसोटोनिक कहेंगे। तो इसका ऑप्शन ये है परासरण दाब समान हो, सांद्रता बराबर हो, एक ही विलय घुले हो, उनका वाष्प दाब समान हो। तो इसका आंसर होगा जब उसका परासरण दाब समान हो। परासरण दाब होता है ऑस्मोसिस प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, जब यानी कि दोनों की सांद्रता जब बराबर हो जाता है, उसका दाब समान होता है, तो उसको हम लोग आइसोटोनिक कहा जाता है। जैसे अगर हम लोग किसी जल या चीनी का विलयन लेते हैं और उसको हम लोग मिलाते रहते हैं, वो तब तक मिलता है जब तक कि वो उसकी सांद्रता बराबर नहीं हो जाता, उसका दाब बराबर नहीं होता, तब तक वो आपस में घुलते रहते हैं। जैसे ही दोनों का दाब बराबर हो जाता है तो वो घुलना बंद हो जाता है। नेक्स्ट है गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडर में रसोई गैस का रूप क्या है, यानी कि किस रूप में रसोई गैस पाया जाता है, तरल, गैसीय, ठोस, विलयन। तो गैस जो होता है वो हमेशा तरल होता है, तरल अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में नहीं, ठोस में भी नहीं होता है, विलयन। इसलिए टंकी को जब हम हिलाते हैं या डुलाते हैं तो पता चलता है
कि इसमें पानी या कुछ भरा हुआ है, कोई द्रव भरा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रसोई गैस किसका मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, इथिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। तो इसका दोस्तों आंसर होगा रसोई गैस का जो मिश्रण होता है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का भी नहीं होता, मीथेन इथिलीन का भी नहीं होता। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। संभारिक तत्व किसे कहते हैं? संभारिक तत्व, तो इसका ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या समान, परमाणु संख्या भिन्न, परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न, प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो। तो इसका आंसर होगा एक, द्रव्यमान की संख्या समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न हो, यानी कि वैसे तत्व जिसकी द्रव्यमान संख्या अलग होता है लेकिन परमाणु संख्या समान होता है तो उसको हम लोग संभारिक कहते हैं। जैसे कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20 और परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान संख्या होता है 40। पोटेशियम के, इसका होता है परमाणु संख्या 19 और परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या होता है 39। यानी कि ये दोनों तत्व जो है अगर इसको द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन की संख्या निकाला जाए तो न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है, यानी कि 39 माइनस 19 बराबर 20। तो 20 और इधर हो गया 40 माइनस 20 बराबर 20। तो दोनों में द्रव्यमान संख्या क्या है? समान है और ये परमाणु संख्या दोनों का अलग अलग है। तो ऐसे तत्वों को हम लोग संभारिक तत्व कहते हैं जिसमें कि द्रव्यमान संख्या समान हो। नेक्स्ट, बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। बिजली के बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है जो कि अभिक्रियाशील नहीं होता, ये अभिक्रियाशील नहीं होता। अगर वायु भरने से या ऑक्सीजन डालने से, ऑक्सीजन क्या होता है कि अभिक्रियाशील होता है ज़्यादा, इसलिए ऑक्सीजन नहीं डाला जाता है। ये कम अभिक्रियाशील होता है इसलिए नाइट्रोजन को डाला जाता है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन गर्म करने पर क्या बनाता है? तो सोडियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन गर्म करने पर क्या बनाता है? तो ये असंतृप्त हो जाता है, यानी कि असंतृप्त बनाता है, अति संतृप्त विद्युत चालक रंगीन, तो ये हो जाएगा असंतृप्त। यानी कि सोडियम क्लोराइड हम पहले ही बता चुके हैं, सोडियम क्लोराइड को हम लोग साधारण नमक बोलते हैं। तो साधारण नमक के संतृप्त विलयन, संतृप्त हो गया, आप देखिए कि जल और नमक के घोल को हम तब तक मिलाते हैं जब तक कि वो मिलना बंद नहीं कर दे, आपस में मिलते रहे, और जब मिलना बंद कर देता है तो वो संतृप्त विलयन हो जाता है। और वैसे विलयन को जब हम गर्म करते हैं तो वो असंतृप्त होता है, क्योंकि जल की मात्रा उड़ जाता है, जल की मात्रा भाप बनकर उड़ जाता है, जिससे नमक की मात्रा बढ़ जाता है और ये असंतृप्त हो जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है परम शून्य ताप क्या है? ऑप्शन ए किसी भी तापमान पैमाने का आरंभ बिंदु, ऑप्शन बी सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, ऑप्शन सी वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं, वाष्प बन जाते हैं। नेक्स्ट है वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय अवस्था में होते हैं। तो इसका आंसर होगा कि परम शून्य ताप क्या है? तो इसका आंसर होगा परम शून्य ताप सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, यानी कि वैसा तापमान जो न्यूनतम हो, संभव हो, सबसे कम तापमान जो होता है सैद्धांतिक रूप से, उसे हम परम शून्य कहते हैं। नेक्स्ट है वैसी प्रक्रिया जिसमें CO2 उत्सर्जित नहीं होती है। तो ऑप्शन है दहन, श्वसन, किण्वन, प्रकाश संश्लेषण। तो इसका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में
CO2 उत्सर्जित नहीं होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन नहीं होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है वो CO2 प्लस H2O यानी कि जल, फिर क्लोरोफिल यानी कि पौधों में, हरे पौधों में, और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये काम होता है, यानी कि भोजन बनाने का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, जिसमें बनाता है ऑक्सीजन O2 प्लस जल बनता है। O2 प्लस C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बना, प्लस O2 ऑक्सीजन बनेगा, प्लस ATP, इसमें ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट वो ग्लूकोज के रूप में ये बनता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 उत्सर्जित नहीं होता है, उसमें ऑक्सीजन निकलता है। बाकी दहन जो है, यानी कि कोई भी पदार्थ को जब जलाते हैं तो उसमें गैस यानी कि धुआं के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता ही है। श्वसन में भी हम लोग, मानव श्वसन जब श्वसन में छोड़ता है तो अंदर लेता है ऑक्सीजन, लेकिन छोड़ने का काम जो करता है तो वो CO2 का करता है, CO2 छोड़ता है बाहर। किण्वन में भी किण्वन होता है, जैसे कि हम लोग बेकिंग पाउडर सोडा को जब आटे में गूथा जाता है तो वो धीरे धीरे, या ब्रेड जो बनता है तो उसमें ब्रेड में जब बेकिंग सोडा दिया जाता है तो वो फूल जाता है, और फूल कर एक तरह से उसमें से किण्वन प्रक्रिया होता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, जिसके कारण वो फूलने लगता है। नेक्स्ट है वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो दोस्तों वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में गैस जो पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। ये लगभग 70% है, 71%। ऑक्सीजन है 78%। ऑक्सीजन है 21% प्लस 1% जो बच रहा है, 1% में सारा हीलियम, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होता है 0.03%। ये अभी कुछ मात्रा इसकी बढ़ी हुई है। नेक्स्ट है लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तापानुशीतन, गैल्वेनीकरण, वल्कनीकरण। तो दोस्तों इसका आंसर होगा गैल्वेनीकरण। जब लोहे की पाइप को जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते का जो परत चढ़ाया जाता है तो उस विधि को हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है उसके ऊपर जब कोई भी धातु के ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है, जैसे निकेल का जो परत चढ़ाया जाता है रिम में, वो हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पशुओं के हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ कौन सा पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, शर्करा, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम फॉस्फेट। पशुओं के दांतों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड हो गया लवण, पहले ही शर्करा हो गया जिसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट होगा नहीं, कैल्शियम फॉस्फेट होगा। कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो दांतों के लिए या हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है रासायनिक रूप से शुष्क हिम किसे कहते हैं? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है आंसू जल से बना हुआ हिम, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, उप शून्य तापमान पर रखा हिम। तो इसका आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसे ड्राई आइस भी बोला जाता है। ड्राई आइस, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस या शुष्क हिम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस है नियॉन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। तो सामान्य वायु जो है उसमें क्लोरीन गैस नहीं पाई जाती है। क्लोरीन गैस एक तीखा गंध देने वाली होती है जो कि वायु में सामान्य रूप से नहीं पाई जाती है और इसे एक तरह से बनाया जाता है। नियॉन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, हीलियम रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उत्प्रेरक वह पदार्थ है, यानी कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जो रासायनिक अभिक्रिया को रोक देता है। ऑप्शन 2 रासायनिक अभिक्रिया को आरंभ करने में सहायता करता है। नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल को बदल देता है।
नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया की चाल को घटाता है, यानी कि उत्प्रेरक इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन 3, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल को बदल देता है, यानी कि उसकी अभिक्रिया को या तो उसको कम कर देता है या ज़्यादा कर देता है, यानी कि अभिक्रिया को बढ़ा देता है। इसे इंग्लिश में कैटलिस्ट कहते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग लेता है, लेकिन इसका कोई उस रिएक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो सिर्फ भाग लेता है और उसकी क्रिया को, अभिक्रिया को में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है किसमें? इस्पात में, कच्चा लोहा में, पिटवा लोहा में, डलवा लोहा में। तो कार्बन की सबसे कम मात्रा पिटवा लोहा में होता है और सबसे अधिक होगा इस्पात में कार्बन की मात्रा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, कोयले की खानों में कार्बनिक तत्वों के सड़ने से बनने वाली मार्स गैस क्या है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, एथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा मीथेन गैस। मीथेन गैस कोयले की खान में कार्बनिक तत्वों के सड़ने से बनने वाला गैस क्या है? मार्स गैस। मार्स गैस जिसे मीथेन भी कहा जाता है, यानी कि इसका होता है CH4 फॉर्मूला मीथेन गैस की। कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO, इथेन होता है C2H6। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल क्या है? एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो दोस्तों, बैटरी में जो इस्तेमाल होता है, जो डाला जाता है, वो अम्ल कौन सा है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। बैटरियों में कौन सा अम्ल डाला जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है, क्या पाया जाता है सिरका में? सिट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो सिरका जो होता है वो एसिटिक अम्ल होता है सिरका में। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है खास करके खट्टे फलों में। जितने भी खट्टे फल हैं लगभग उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, नींबू और संतरे में पाए जाने वाला अम्ल क्या है? तो एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। नींबू और संतरे जो है उसमें पाए जाने अम्ल को हम लोग कहते हैं सिट्रिक अम्ल, यानी कि अभी जो बताया कि खट्टे फलों में पाए जाने वाले अम्ल जो होता है वो सिट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जलापूर्ति के लिए जल का शोधन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। ऑप्शन ए क्लोरीकरण, आसवन, निस्यंदन, निस्तारण। जलापूर्ति यानी कि जल को पाइपलाइन द्वारा घरों तक पहुंचाने की जो विधि है, उसमें से जल का जो शोधन होता है उस कौन सी प्रक्रिया से होता है? तो इसका आंसर होगा क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण का अर्थ होता है कि जल में उसमें क्लोरीन यानी कि क्लोरीन उसमें डाला जाता है। क्लोरीन को डालने का मुख्य कारण है कि क्लोरीन कीटाणुनाशक होता है, जल में उपस्थित बैक्टीरिया, जीवाणु वगैरह को वो नष्ट कर देता है, जो पीने योग्य जल को बना देता है, इसलिए क्लोरीनीकरण किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कार्बन से बना पदार्थ होता है शर्करा, एसिटिक अम्ल, ग्रेफाइट, मीथेन। तो इसका आंसर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो एक अधातु है और ये कार्बन से बना होता है। ग्रेफाइट यानी कि C कार्बन से बना होता है, ये एक अधातु होता है, लेकिन ये विद्युत का सुचालक होता है। तो थैंक यू दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट कर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं